Hello students, welcome to my channel, and today we are dealing with the MCQs of the chapter solution। तो हमने सारा का सारा सॉल्यूशन चैप्टर कर लिया है, अच्छे से रिवाइज भी कर लिया है। रिवाइज का मतलब मैंने हर टॉपिक को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो नहीं रिवाइज़ किए तो आप वो सारा जो सॉल्यूशन की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाए लिंक में डाल रखी हैं, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियोस को आप गो थ्रू कर सकते हो और आगे उसके बाद आप इस MCQs को सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम MCQs करने जा रहे हैं, क्योंकि MCQs भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया अब हमारे CBSE एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज़ यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स पेपर प्रेशर। तो ये ना ही CBSE के लिए मैं कहता हूँ कि कोई अगर JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, या किसी और PGT के लिए, TGT के लिए, मास्टर कैडर के लिए, तो सभी के लिए ये MCQs हैं। तो वो इन्हें गो थ्रू कर सकता है, क्योंकि इसके साथ इन MCQs के साथ मैं ना आंसर बताऊंगा, साथ के साथ इसमें मैं इनकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सी जो आपकी यूनिट है इन चारों में से जो रिलेटिंग कंसंट्रेशन जो वेपर प्रेशर से डील करती है। तो वेपर प्रेशर से डील करने के लिए अगर मैं आपको बात बताऊँ तो वो जो है हमारा सिर्फ मोल फ्रैक्शन है, वही डील करता है। क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर बात करें तो प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट, जबकि पार्ट्स पर मिलियन ppm होता है। ये हमारा बहुत ही कम कंसंट्रेशन को बताने के लिए होता है, मतलब ये कोई प्रेशर से डील नहीं करता। ये सिंपल जैसे कोई पार्टिकल हो गया, कोई इम्प्योरिटी हो गई पानी के अंदर कितनी है तो बहुत कम होती है, तो वो पार्ट्स पर मिलियन में हम बताते होते हैं। ये कंसंट्रेशन की वाली वीडियो में मैंने बता रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन में। मास परसेंटेज का भी मैंने वही कि कितना आपका सॉल्यूट डिजोल्व है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। मोलैलिटी मतलब ये तीनों की अगर मैं बात करूँ तो ये मास से रिलेट करते हैं, जो मोल फ्रैक्शन जो वो वेपर प्रेशर से डील करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कूल्स टू टच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सॉल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। तो ये कह रहा है कि जैसे ही हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर तो वो ठंडा हुआ है, तो यानी कि जो सॉल्यूशन हुआ जो ये एंडोथर्मिक हुआ, तो एंडोथर्मिक सॉल्यूशन है। और किस कंडीशन में शुगर की जो डिसोल्यूशन वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये अगर जो एंडोथर्मिक होता है तो एंडोथर्मिक सॉल्यूशन के अगर हमने उनका रेट बढ़ाना है तो उसका हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, इंक्रीज़ करना पड़ता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन देख सकते हैं हम, शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर, शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर, तो हमें पता है हॉट वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी एंडोथर्मिक सॉल्यूशन की। और यहाँ पे पाउडर शुगर की भी ऑप्शन दे रखी है, तो पाउडर और क्रिस्टल शुगर में पाउडर शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होती है ड्यू टू द लार्जर सरफेस एरिया। तो उसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पाउडर शुगर इन हॉट वाटर बहुत ही जल्दी से रैपिडली क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। इसका भी मैंने रीज़न दे रखा है हमारी वीडियोस में मैंने, तो आप जरूर जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देखिए, फिर ही MCQs करने का फ़ायदा होगा, नहीं तो आपको ऐसे कुछ भी समझ नहीं लगेगा। बाकी जिन्होंने सॉल्यूशन चैप्टर आता है वो डायरेक्ट इन MCQs पे डील कर सकते हैं। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन ए वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम की बात क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाता है। जब दोनों के रेट बराबर हो जाते हैं इक्विलिब्रियम में, तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो हमारा सीधा ही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ना ही लेस देन होगा, ना ही ग्रेटर देन होगा, ना ही जीरो होगा। तो इस तरह से मैं बाकी ऑप्शन को भी आपको बता दे रहा हूँ ताकि जिससे आपको समझ में आ जाए कि वो हमने क्यों करेक्ट किया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, अ बीकर कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए टेक प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड टू द सॉल्यूशन। जैसे ही हम ए डालते हैं वैसे ही उसकी प्रेसिपिटेशन हो जा रही है, यानी कि हमने काफ़ी सॉल्यूट डाल दिया है किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो यानी कि जो उसका ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसमें ऑलरेडी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। क्योंकि बाकी जितने भी ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें हम सॉल्यूट डाल सकते हैं, सैचुरेटेड मतलब ऑलमोस्ट पूरा कम्प्लीटली डल चुका, सुपर सैचुरेटेड में एक्स्ट्रा सॉल्यूट डल चुका होता है, जिस करके वो प्रेसिपिटेशन में आ गया होता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो हमारा बी आएगा। नेक्स्ट जो हम कर लेते हैं फिफ्थ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो ये सॉलिड सॉल्यूट की बात कर रहा है जो कि हम डिसॉल्व कर रहे हैं पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्यूट में, तो कौन सी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है पहले, क्योंकि सॉल्यूट डिपेंड करता है पोलर है नॉन पोलर है कि डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। और रहेगी बात प्रेशर, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड को सिर्फ पानी में डिसॉल्व होना है, उसको प्रेशर बनाने से उसको सॉल्युबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर आएगा इसका फिफ्थ का जो हमारा आंसर होगा सी। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। तो हमें पता है हाई एल्टीट्यूड पर जाते ही जो प्रेशर हो जाएगा वो लो हो जाएगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। ये हेनरी लॉस में हमने उसकी एप्लीकेशन भी किया था और मैंने उस टाइम बोला भी था कि हेनरी लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा
जिससे क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ जो ब्लड होता है हमारे ब्रेन में या टिश्यू में कम हो जाता है, जिससे जो कंडीशन होती है एनॉक्सिया कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका बी ऑप्शन आएगा, ना ही लो टेम्परेचर, बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है इसका। कंसिडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ। तो रॉड्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके मैंने डेविएशन भी अच्छे से समझाए थे, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन कब होता है। तो यहाँ पे वो सेम वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में बनती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मैं बताऊँ इस समय बनती है मिथेनॉल में बनती, तो फिनॉल में भी वो फर्क, पर फिनॉल और एनिलीन वो सेम टाइप की है, हमारे दोनों ही नॉन पोलर है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, इनके बीच ये क्लोरोफॉर्म एसीटोन में अगर बताऊँ तो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। और जो रह गया हमारा मिथेनॉल एंड एसीटोन, जो मिथेनॉल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, तो जब हम इसमें एसीटोन डालेंगे तो मिथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन कर देगा। तो यही हमारा क्वेश्चन है, जिससे करके वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, तो ये ए आ जाएगा। तो इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। नेक्स्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स में। तो ये तो सीधा ही हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। बाकी आप देख सकते हो नेचर पर डिपेंड नहीं करती, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड और सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करती। 8 के बाद हम आते हैं 9th पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका सबसे ज़्यादा क्या होगा, आई फैक्टर होगा। आप देख सकते हो कि मोलैरिटी तो सबकी सेम है 1 है, बट इसमें जो डिफरेंट होगा वो सोल्ट होगा Na2SO4 KNO3 NH4 NO3 NO जब ये टूटेंगे तो किस टाइप के आइंस देंगे। तो अगर मैं बात करूँ NOH दोगा तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यानी कि 2 आइंस मिलेंगे। Na2SO4 टूटेंगे तो 2 Na मिलेंगे और एक सल्फेट, यानी कि इसमें 3 मिलेंगे। इसमें NH4 टूटेगा तो ये भी 2 देगा, NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव 2 देंगे। ये KNO3 टूटेगा तो K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में। तो मतलब कि सिर्फ हमारा जो बी ऑप्शन थे इसका ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि इसका आई फैक्टर भी सबसे ज़्यादा। वेंटो फैक्टर, तो वेंटो फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। यूनिट ऑफ एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी एब्यूलोस्कोपी की बात कर रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की बॉइलिंग पॉइंट जो कांस्टेंट होता है हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसकी बात कर रहा है। तो इसकी यूनिट पूछ रहा है, तो उसकी यूनिट आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी यूनिट में मैंने बार बार समझा रखी, न्यूमेरिकल्स में भी बार बार मैंने जब कोई वैल्यू बताता हूँ तो साथ साथ में मैं बताता हूँ कि इसकी यूनिट क्या है। केल्विन kg पर मोल होती है इसकी यूनिट। तो यह फॉर्मूले के हिसाब से कर सकते हो। अगर मैं फॉर्मूला बात करूं जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू वो हमारा होता है KB इंटू मोलैरिटी होता है। तो वहाँ से आपने KB का निकाल के तो मोलैरिटी इन्वर्स में चली जाएगी और बाकी हमारा केल्विन रह जाएगा। ठीक है जी, तो ये होगा हमारा 10th का A हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 11th, इन कंपैरिजन टू अ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.0 m मोलर MgCl2 सॉल्यूशन इस कितने टाइम्स डिफरेंस कितना होगा। तो आप देख सकते हो ग्लूकोज है, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, जबकि MgCl2 है वो ब्रेक डाउन होगा। तो MgCl2 जब ब्रेक डाउन होगा तो 1 mg और 2 क्लोरीन देगा, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो अबाउट 3 टाइम्स ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा, डिप्रेशन उसमें ज़्यादा आएगा। तो इसका 11th का C हो जाएगा। एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल्स श्रीवल्स बिकॉज, श्रीवल का मतलब वो क्या हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है, उसका साइज़ कम हो जाता है। तो साइज़ कम होता है जब हम उसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। तो क्योंकि हमें ऑस्मोसिस में क्या होता है कि आपका जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस उसी को बोलते हैं। तो वो अगर हम हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल देते तो उसका क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है। तो श्रिंक क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने क्या कर दिया है, इट लूजेस वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस। ये आएगा क्योंकि ऑस्मोसिस हुई है उसमें ना। रिवर्स ऑस्मोसिस हम तभी लगा पाएंगे जब हमने जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर लगाया तो तब रिवर्स हो पाएगा। तो यहाँ पर रिवर्स की कोई कंडीशन बताई नहीं है, उन्होंने सिंपल लिखा है कि हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दिया तो उसमें सिर्फ सिंपल ऑस्मोसिस होगा और श्रिंक हो रहा तो इट लूजेस वाटर टू द ऑस्मोसिस, बाकी ऑप्शन नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम कर लेते हैं 13th, एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज़ हाइयर देन दैट। अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, P या पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T, C इंटू R इंटू T। C क्या हमारी कंसंट्रेशन, मतलब पाई और जो C वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो एट ए गिवन टेम्परेचर जो होगा, अगर जितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतना ही उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इज़ हाइयर देन दैट है ऑफ एट ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये ए होगा, उससे कम नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता और कैन नॉट भी कंपेयर तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑस्मोटिक कि हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, कंपेरिजन तो जरूर करेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज़्यादा ऑस्मोसिस होगा। तो ये हमारे 13। तो ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का हम, 14th क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन रह गए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो आप ज़रूर इस वीडियो को कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई और भी इंटरेस्टेड टॉपिक है कि आप किसी और तरह से
इसको समझना चाहते हो तो आप वो भी लिख के मेरे को बताइएगा ताकि मैं उस पर आगे वीडियो बना सकूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है आइए देख लेते हैं हम। द टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलैलिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव द सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तो हो ही नहीं सकता, कोई डिफरेंट सॉल्वेंट हो गए तो डिफरेंट सॉल्वेंट होने से मोलैलिटी में डिफरेंस आ जाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हम अगर मैं बात करूँ तो ये तो पहला ही फॉल्स हो गया। बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। द इक्वेशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन पाई इक्वल टू CRT, यही फॉर्मूला बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 m मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड एसिटिक एसिड एंड सुक्रोज इज। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही दिया है कि बेरियम क्लोराइड जब टूटेगा सबसे ज़्यादा आंस देगा, 3 देगा KCl K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसकी भी 2 होगी और सुक्रोज की सबसे कम होगी। तो उसके बाद ये भी बिल्कुल सही ऑर्डर दिया हुआ है। डी अगर हम बात करें, डी पॉइंट के अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। बिल्कुल सही, यही उसका लॉ है। यानी कि लास्ट में तीनों हमारी लाइन जो है बिल्कुल सही है, जो सिर्फ फर्स्ट ही थी हमारी वही हमारी गलत थी, फॉल्स थी। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम नेक्स्ट जो हम वीडियो करेंगे तो हम नेक्स्ट MCQs करेंगे और साथ में एसर्शन रीजन भी करेंगे। जब तक आप प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, thank you for watching my videos and please subscribe the channel and like and share the video.